हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सैंपल पेपर के डिस्कशन को, जो कि आपके क्लास 12th के लिए होंगे। एंड जो सब्जेक्ट आपका है ये होगा आपका पॉलिटिकल साइंस, है ना। सब्जेक्ट का कोड आपका है 028। एंड जो आपके आने वाले ईयर में एग्जाम आपके सेशन आपके 2024 एंड 25 के सेशन में काफी उसके लिए होने वाले एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाले हैं। देखो, सैंपल पेपर को हम लोग क्या करेंगे ना, डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ पॉइंट्स पर क्या करेंगे ना, बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ना, अगर आप क्या करते हो, बात करते हो ओवरऑल। देखो, ओवरऑल जब आप लोग पॉलिटिकल साइंस के पेपर को देखोगे तो ये मेनली आपके ना 5 अलग अलग सेक्शंस में क्या है, आपके ये डिवाइडेड है ना। मेनली कितने सेक्शंस में, तो 5 अलग अलग सेक्शन में आपके डिवाइडेड है, जो कि आपका सेक्शन ए बी सी डी एंड आपका ई है। देखो, सेक्शन ए के बारे में अगर हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं। जो आपका सेक्शन ए होगा, तो सेक्शन ए के अंदर आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे वो टोटल आपको ना 12 क्वेश्चन मिलेंगे। एंड ईच क्वेश्चन क्या करेगा, तो 1 मार्क क्या करेगा, कैरी करेगा। 1 मार्क ईच क्वेश्चन, है ना। ईच क्वेश्चन के आपको क्या मिलेंगे, 1 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। वही देखो, जब हम लोग बात करेंगे सेक्शन आपके बी की, ठीक है ना, जब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको क्या होंगे ना, देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं वो 13 से लेकर आपके कितने होंगे, 18 तक। यानी कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे टोटल वो 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड यहां पर क्या करेंगे, 2 मार्क्स, है ना, ईच क्वेश्चन होंगे आपके, है ना। 2 मार्क्स क्या होंगे आपके ईच क्वेश्चन के यहां पर होने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो, जब हम लोग बात करेंगे आपसे ना सेक्शन सी का, तो सेक्शन सी के अंदर जो भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चन आपको है वो टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। सेक्शन सी के अंदर टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे 4। एंड यहां पर जो मार्क्स होगा आपका वो 4 मार्क्स होगा, है ना। 4 मार्क्स क्या होंगे आपके ईच क्वेश्चन के मिलेंगे, है ना। 4 मार्क्स आपके ईच क्वेश्चन के यहां पर मिलने वाले हैं। आगे देखो, हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर डी में। तो सेक्शन नंबर डी के अंदर आपको टोटल जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 3 होंगे, ठीक है ना। सेक्शन डी में टोटल आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एंड ये 3 क्वेश्चन आपके कैसे होंगे, तो मैप बेस्ड होंगे, है ना। मैप बेस्ड यहाँ पर क्या रहने वाले हैं आपके, तो सेक्शन डी में आपके जो क्वेश्चन रहने वाले, पैसेज, कार्टून, ना पैसेज कह लो, है ना, कार्टून कह लो आप, है ना, पैसेज बोल लेंगे, कार्टून बोल लेंगे, या फिर मैप बेस्ड कुछ भी बोल लो। तो इसके ऊपर आपके क्या होने वाले, सेक्शन आपके बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, आगे हम लोग बात करेंगे, लास्ट हमारा जो सेक्शन ई होगा, ठीक है। तो लास्ट हम लोग बात करेंगे आपसे ना सेक्शन ई के अंदर। तो सेक्शन ई के अंदर भी आपको ना 4 क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन ई में आपको टोटल 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड यहां पर क्या होगा, आपका 6 मार्क्स होंगे आपके। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेंगे, तो 6 मार्क्स आपके ईच क्वेश्चन क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपका पूरा जो आपका सैंपल पेपर है, ये जो आपके एग्जाम के जो पेपर आपको मिलेंगे, इस तरह से क्या होंगे, आपके अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। अब देखो, बात हम लोग करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन में, जो कि आपका होगा सेक्शन ए का। अब देखो, सेक्शन ए के हम लोग ना पहले अगर क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखो बोला गया आपका, द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन वाज फॉलोड बाय शॉक थेरेपी, ठीक है। स्टेटमेंट आपका जो कि बिल्कुल सही यहाँ पर पॉइंट है कि देखो, सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स होता है वो शॉक थेरेपी के द्वारा फॉलो होता है। शॉक थेरेपी कब आती है, तो 1990 में आती है, ठीक है ना। शॉक थेरेपी कब आती है आपकी, 1990 में आपको शॉक थेरेपी देखने को मिलती है। अब देखो, बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट शॉक थेरेपी। अब देखो, जैसे ना हम लोग शॉक थेरेपी के बारे में बात करेंगे, तो हमें बहुत सारे यहाँ पर आपको ना स्टेटमेंट दिए गए हैं।
तो आपको जो नॉट करेक्ट है, मतलब जो स्टेटमेंट आपका ना गलत है, उसको आपको क्या करने हैं, बताने हैं। चलो पहले देखो बोला गया आपका क्या है, पहला स्टेटमेंट हमारा है द ट्रांजिशन इन्वॉल्व्ड अ ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। तो बहुत ही सही आपका है। देखो जो ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका इन्वॉल्व था एक एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस के ब्रेकअप में, जाहिर सी बात है किसके अमंग में था, आपका सोवियत ब्लॉक कंट्रीज के अमंग में था। तो स्टेटमेंट कंप्लीटली क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। आगे देखो बोला आपका शॉक थेरेपी इन्वॉल्व्ड अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दिस इकोनॉमी। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपका है। आगे आपका एफडीआई। एफडीआई कहने का मतलब क्या होता है आपका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब विदेशी कंपनी क्या करती है, आपके कंट्री में क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, उसी को बोलते हैं हम लोग एफडीआई। तो एफडीआई एंड फ्री ट्रेड वर टू बी द मेन इंजन। तो जाहिर सी बात है ना, जब आपका क्या होता है शॉक थेरेपी आती है, तो उसके अंदर मेनली क्या इंपॉर्टेंट था, आपका एफडीआई और फ्री ट्रेड, ये आपके ना मेन क्या थे, इंजन्स थे। तो ऑप्शन सी भी क्या है आपका करेक्ट है। आगे देखो बोला है ईस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स गाइडेड एंड कंट्रोल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। यानी कि देखो यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि क्या है, जो वेस्ट ईस्टर्न क्या है आपके कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं, इन्होंने क्या किया है आपका, है ना, तो इन्होंने क्या किया है आपका, एक गाइड किया है और कंट्रोल किया आपके डेवलपमेंट ऑफ द रीजन को। देखो ईस्टर्न यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका, तो यहाँ पर आपका ना ये वेस्टर्न होना चाहिए था, ठीक है ना, क्या होना चाहिए था आपका, तो जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट होंगे वो यहाँ पर करेक्ट होता, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका गलत होगा। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं ना, करेक्ट आंसर की बात करेंगे, जो कि नॉट करेक्ट आपका है, तो वो कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलो आगे देखो, हम लोग जब बात करते हैं ना शॉक थेरेपी की, देखो शॉक थेरेपी क्या होता है ना, कि जब आपका डिसइंटीग्रेशन होता है किसका, यूएसएसआर का, और ये होता कब है, तो हमें अच्छे से पता है कि 1991 में, है ना, कब, तो जब ना हम लोग ईयर की बात करते हैं आपसे 1991 में, है ना, 1991 के अंदर, है ना, 1991 में हमें क्या देखने को मिलता है, तो जब हम लोग बात करेंगे आपसे 1991 में, सो 1991 में यूएसएसआर क्या होता है आपका डिसइंटीग्रेशन होता है, और यूएसएसआर कितने कंट्री में, तो 15 कंट्रीज में क्या होता है आपका ब्रेक हो जाता है ना। और जो सबसे बड़ी इसमें कंट्री होती है वो कौन सी होती है आपकी, रसिया होती है ना, जो कि आज भी करेंटली क्या है आपका, तो एरिया वाइज सबसे बड़ी क्या है आपकी वर्ल्ड की कंट्री है, ठीक है। अब देखो जब मैं इसमें हम लोग बात करें कि एक शॉक थेरेपी ना एक्चुअली में क्या था, देखो शॉक थेरेपी आपका ना मेनली एक मॉडल था जो कि मेनली आपके ना सोवियत यूनियन के ट्रांजिशन के लिए आया था, जिसमें एक कम्युनिज्म से इसमें शिफ्ट होना था आपका। तो हम लोग बात करेंगे शिफ्टिंग की, तो शिफ्ट होना था आपका कम्युनिज्म से, कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, है ना, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में क्या होना था, शिफ्ट होने का क्या था आपका मॉडल था, जो कि 1990 में आपका लाया गया था, ठीक है। और इसी के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जो यूएसएसआर आपका है वो डिसइंटीग्रेशन होता है इसका 1991 में। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है आपका, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपका है ये आपका है असर्शन एंड रीजन बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। इसमें देखो बोला गया है क्या, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए is followed by a statement of reason R. Choose the appropriate answer from the option given below as the correct answer. ठीक है ना, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो पहले तो हम लोग बात करेंगे असर्शन ए में। असर्शन ए में क्या बोला गया आपका, in December 1991 under the leadership of Yeltsin
रसिया, यूक्रेन एंड जॉर्जिया। ठीक है ना। 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। तो यहां पर देखो स्टेटमेंट ही गलत है। यहां पर क्या जॉर्जिया नहीं होगा, जॉर्जिया की जगह पर क्या होना चाहिए था आपका, बेलारूस होना चाहिए था। ठीक है। तो अगर हम लोग बात की येल्स्टीन के अंडर में कौन कौन आपके, तो रसिया होते हैं, यूक्रेन और बेलारूस। ये 3 मेजर रिपब्लिक्स क्या करते हैं, जो यूएसएसआर के होते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं कि सोवियत यूनियन क्या हो चुका है आपका, डिसबैंडेड हो चुका है। यानी कि असर्शन ए तो कंप्लीटली क्या है आपका, गलत है। आगे देखो नेक्स्ट रीजन आर में क्या बोला है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म लेड टू वेरियस प्रोटेस्ट इन पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। ये आप क्या बोल सकते हो कि हाँ, ये हमारा जो आंसर है, ये आंसर क्या होगा आपका, एक तरह से ना करेक्ट आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। यानी कि देखो जब हम लोग बात करते हैं आपसे ना असर्शन की, तो असर्शन कंप्लीटली यहाँ पर क्या है आपका, गलत है ना। असर्शन क्या हो जाएगा आपका, तो असर्शन आपका कंप्लीटली गलत है और जो रीजन आपका है वो ट्रू है। यानी कि देखो पहला तो बोला है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा में भी ये बोथ ए आर एंड ट्रू, आगे देखो उनको देखना ही नहीं है, यहाँ पर जब दोनों ट्रू बोल रहा है तो जाहिर सी बात है गलत। ए इज ट्रू, तो ए ट्रू कहां था, ए तो आपका फॉल्स था। तो डी क्या बचा आपका, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा है। इसका जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है और ये आपका ना मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। अब इस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, तो पहले समझते हैं हम लोग कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में ना इस कॉलम क्या क्या आपके दिए गए हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, अगर कॉलम देखते हैं, देखो कॉलम में क्या बोला जा रहा है, देखो दो आपके ना अलग अलग कॉलम दिए गए हैं। ठीक है। पहला कॉलम आपका है किस चीज का, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आपके हैं। दूसरा आपका है आर्म्स कंट्रोल। तीसरा आपका अलायंस का है। एंड जो चौथा आपका है वो बोला गया आपका डिसआर्ममेंट है ना। इसी में देखो जब पीछे जो कॉलम सेकंड आपका है, इसमें क्या क्या बोला जा रहा है, तो पहला आपका गिविंग अप सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स, a process of exchanging information on defense matter between nations on a regular basis। इसके अलावा आपका है a coalition of nations meant to deter or defend against military attack। and last आपका है regulate the acquisition or development of weapons। अब देखो इसमें जब ना आंसर की हम लोग बात करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या इसमें देखना है, देखो पहला है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का है ना। जब हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की क्या करते हैं, बात करेंगे है ना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जब आप क्या करते हो ना, बात करते हो, तो यहाँ पर आपको देखो क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का, तो ये मेनली क्या होता है आपका एक प्रोसेस हो जाएगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को ऑन डिफेंस मैटर पर नेशंस के साथ में एक रेगुलर बेसिस पर, या फिर इसको और थोड़ा देर छोड़ दो। ठीक है ना। अब देखो पहले आपको क्या करना है, इजी लगे पहले आपको उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखो जो इजी आपको दिखेगा, इसमें सबसे आसान दिखेगा वो क्या दिखेगा आपको ना, अलायंस का। अलायंस का मतलब क्या होता है ना, ग्रुप बनाना, कोलिजन करना। तो यानी कि यहाँ पर आप बोलोगे सर इस थर्ड का जो थर्ड है, क्योंकि यहाँ पर भी कोलिजन ऑफ नेशन है जो कि डिफेंड करेंगे अगेंस्ट आपके मिलिट्री अटैक को, तो उनका क्या बनेगा, अलायंस बनेगा। यानी कि जब बात करेंगे हम लोग थर्ड के, तो थर्ड का भी क्या बनेगा आंसर आपका, थर्ड ही आएगा है ना। जब थर्ड के हम लोग क्या करते हैं ना, आंसर के बारे में बात करते हैं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका, थर्ड आएगा। देखो डिसआर्ममेंट के बारे में है, तो जब हम ना डिसआर्ममेंट के बारे में बात करते हैं, तो डिसआर्ममेंट में क्या होता है आपका, तो गिव अप करना, एक सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स क्या कर देना, गिव अप कर देना। जैसे एग्रीमेंट बनती है इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों क्या कर देंगे आपके, तो न्यूक्लियर वेपन को डिसआर्मेंट कर देंगे, यानी कि सर्टेन टाइप ऑफ वेपन्स को हम लोग क्या कर देंगे, गिव अप कर देंगे। यानी कि फोर्थ का क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट बन जाएगा। अब पहले देखो इन दो क्वेश्चन हम लोग इजीली क्या करेंगे ना, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखो थर्ड का हमारा थर्ड है, तो पहले थर्ड का देखो थर्ड कहां कहां पर है।
देखो थर्ड का अगर आप देखते हो, थर्ड यहाँ पर भी है, थर्ड का थर्ड यहाँ पर भी है, एंड थर्ड का देखो यहाँ पर फोर्थ है, यानी कि सी तो कंप्लीटली आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखो थर्ड का थर्ड यहाँ भी है, ठीक है। आगे देखो बोला है फोर्थ का फर्स्ट है, तो फोर्थ का फर्स्ट यहाँ पर भी आपका है, लेकिन यहाँ पर फोर्थ का फोर है, यानी कि बी और सी तो पहले ही कट गया, तो आंसर आपका जो आएगा या तो आपका ए का होगा या तो आपका डी का होगा। अब यहाँ पर देखो थर्ड फोर्थ हमने क्लियर कर दिया है। अब देखो क्योंकि यहाँ पर ए में और यहाँ पर ए में दोनों में डिफरेंस है, और सेकंड में भी डिफरेंस है, तो अगर हम दोनों में से किसी एक को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो जैसे सेकंड के बारे में बोला गया आपका आर्म्स कंट्रोल, देखो आर्म्स कंट्रोल करने का मतलब पता कुछ रेगुलेशंस लगा देना पर्टिकुलरली, तो रेगुलेटेड द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, यानी कि जो सेकंड आपका है, सेकंड का क्या हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी क्या होगा, कट होगा। तो जो करेक्ट हमारा आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट की। देखो फर्स्ट में क्या आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का, तो इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस होता है, इसमें इंफॉर्मेशन को आपका एक्सचेंज किया जाता है डिफेंस मैटर पर बिटवीन नेशंस एक रेगुलर बेसिस पर। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो जब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपका है इन रिसेंट टाइम्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखते हैं हम लोग क्या बोला गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका मेंशन किया गया है इन रिसेंट टाइम्स मोस्ट ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैव टेकन प्लेस इन, है ना। अगर आप ना रिसेंट टाइम की बात करते हो तो जो मोस्ट ऑफ द आपको ना आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो रिसेंट टाइम में जो मोस्ट ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलते हैं वो कहां पर होते हैं, क्या वो ईस्टर्न यूरोप में होंगे, साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में, या फिर सब सहारन अफ्रीका के अंदर। तो देखो अगर हम लोग अभी के बारे में बात करें, जो मोस्ट ऑफ द आपको आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं वो कहां देखने को मिलते हैं, तो वो आपको देखने को मिलते हैं सब सहारन अफ्रीका में, है ना। सब सहारन आपको अफ्रीका में क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मेंशन है, तो जब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बोला जा रहा है हमसे, एक मिनट रुकेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, हाँ चलो आया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा बोला जा रहा है चलो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारा। देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है ना वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो दो आपको यहाँ पर क्या दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इन स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, आंसर फाइंड करने हैं। देखो स्टेटमेंट एक फर्स्ट क्या बोला जा रहा है आपका, रिसोर्सेस आर जियोपॉलिटिक्स पर्टेन्स टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। सिंपल आपका है, जो रिसोर्सेस आपके जियोपॉलिटिक्स पर्टेन्स करते हैं किस चीज के लिए, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो बिल्कुल सही आपका है ना। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर कंप्लीटली क्या होगा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो जब हम लोग बात करेंगे इसी में कुछ क्वेश्चंस की, देखो जो दूसरा यहाँ पर आपका स्टेटमेंट है, तो दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया आपका ऑयल इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, है ना। तो ऑयल मेनली आपका इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिसोर्स है अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हो। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि देखो हमारा यह स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट हमारा 2 भी सही है। तो बोला गया आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू,
बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर, देखो फॉल्स तो कहीं से नहीं है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स तो यहाँ पर कोई भी आपको नहीं मिलेगा, यानी कि बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है आपके, जो 1 एंड 2 जो बोथ आपके यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएंगे वो क्या होंगे आपके, करेक्ट हो जाएंगे। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मेंशन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बेस पर क्या है आपका क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर क्या है आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। हाँ देखो बोला गया आपका अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको फॉर्मेशन बताना है, किसका बताना है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, इसका ना ईयर पता होना चाहिए। तो जब देखो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो जब हम लोग बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के बारे में, ये कब आता है, तो जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आपका है ये आता है आपका 2001 में, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट होगा आपका 2016 में, ठीक है। आगे देखो बात करेंगे हम लोग द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आपको देखने को मिलते हैं 2003 के अंदर, है ना। 2003 में क्या आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आता है। एंड लास्ट जब हम लोग बात करते हैं ना मॉन्ट्रियल, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल आता है वो आता है आपका 1987 के अंदर। यानी कि देखो हमसे पूछा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जो सबसे पहले हुआ था उसको हमें पहले क्या करना है, अरेंज करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले देखो क्या हुआ है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि सबसे पहले आप फोर्थ को क्या करोगे, अरेंज करोगे। अब देखो हमें पूरा आंसर नहीं देखना है, हमें बस देखना है कि फर्स्ट में फोर्थ किस में है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है, डी में भी नहीं है, यानी कि जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो पहले आपका ऑप्शन कितना आएगा, फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद जो आपका ऑप्शन रहेगा वो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट, इसके बाद आएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो इसके बाद देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें ऑप्शन नंबर आपका आएगा 4 आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, है ना, देन क्या आएगा आपका फोर्थ होगा, आपका फर्स्ट होगा, देन आपका थर्ड होगा एंड लास्ट में आपका ऑप्शन सेकंड होगा। यानी कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं, इसमें देखो क्या बोला गया आपका, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम, देखो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के बारे में है, ठीक है ना। तो जब आप एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के बारे में ना बात करते हो, तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस आपको कब से कब तक देखने को मिलता है इसके बारे में आपको बताने हैं। क्या वो आपका 1952 से 1962 के बीच का है, क्या आपका 1977 से 1984 होगा, 1989 से क्या 1996 होगा, या क्या वो आपका 1998 से 2004 के बीच आएगा। अब देखो जब एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, तो पहले समझते हैं पार्टी यहाँ पर कौन सी रूल कर रही थी। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के अंदर में जो INC होती है आपकी, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फुल फॉर्म लिख लेंगे क्या होता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यही क्या करते हैं आपके एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ही क्या करती है आपकी पूरी तरीके से इन्हीं का क्या होता है सरकार बनता है, ठीक है। और जब टाइम पीरियड आप देखते हो 1952 से लेकर के आपका 1962 तक, तो यहाँ पर जो आपको ना प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं
वो कौन होंगे आपके, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के फर्स्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड आपका ये कब से कब तक चलेगा, तो ये जो आपका टाइम पीरियड है वो 1952 से लेकर के आपका 1962 तक क्या चलता है, इसमें ना लगातार 3 बार क्या होते हैं हमारे, तो जवाहरलाल नेहरू आपके ना पीएम चुन करके आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, उनकी डेथ होती है तो अपने थर्ड टर्म को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इसको याद रखें। अच्छा, आईएनसी के अगर फॉर्मेशन की हम लोग बात करेंगे, देखो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस आपकी है ना, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है आपका, तो 1885 में इनका फॉर्मेशन होता है। किनके द्वारा किया जाता है, तो A.O. ह्यूम के द्वारा इनका फॉर्मेशन किया जाता है। फर्स्ट अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वो कौन होते हैं आपके, तो W. रमेश चंद्र बैनर्जी क्या होते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस के। ठीक है ना, एंड अगर देखो बात करेंगे फर्स्ट अगर फीमेल प्रेसिडेंट में, है ना, फर्स्ट अगर आप क्या करते हो, फीमेल प्रेसिडेंट की बात करते हो ऑफ कांग्रेस, है ना, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो वो कौन आपको देखने को मिलती है, तो वो आपकी होती है एनी बेसेंट। ठीक है, एंड फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में बात करोगे कांग्रेस की, तो वो कौन होती है आपकी, तो वो बनती है सरोजिनी नायडू। ठीक है ना, वो कौन बनती है, सरोजिनी नायडू होती है। ठीक है ना, ये कुछ फैक्ट आते हैं कांग्रेस से रिलेटेड, इसको आप क्या करोगे, याद रख लोगे। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या मेंशन आपका है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, है ना, इनकरेक्ट पेयर को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पर ना कुछ पेयर दिए गए हैं, तो जब ना कुछ पेयर की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ पेयर आपका है, तो जो इनकरेक्ट आपका पेयर है, ठीक है ना, अगर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं इनकरेक्ट पेयर की, तो इनकरेक्ट पेयर को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना, इनकरेक्ट आपके जो पेयर होंगे उनको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चलो पहला देखो क्या बोला गया है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, देखो सबसे पहला आपका बोला गया है B.R. अम्बेडकर। ठीक है ना, B.R. अम्बेडकर के बारे में देखो क्या क्या मेंशन है यहाँ पे है, तो B.R. अम्बेडकर के बारे में ना बोला जा रहा है, ठीक है, B.R. अम्बेडकर के बारे में चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत ही सही आपका स्टेटमेंट है ना। B.R. अम्बेडकर क्या होते हैं आपके, तो आपके ना चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की होती है उसके क्या होते हैं, आपके लिए चेयरमैन होते हैं। एंड इनको देखो याद रखने एक बात और, इनको क्या बोलते हैं, सो B.R. अम्बेडकर को हम लोग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, तो इनको हम लोग ना फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बात करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनली बनकर के तैयार कब हो गया था आपका, तो 26 नवंबर 1949 को फाइनली ये बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था आपका, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। चलो आगे बात करेंगे दूसरा, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। ये क्या है, इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा B.R. अम्बेडकर क्या बनते हैं, तो ये लॉ मिनिस्टर बनते हैं, है ना। B.R. अम्बेडकर क्या बनेंगे हमारे, तो ये लॉ मिनिस्टर बनते हैं, कानून मंत्री इनको बनाया जाता है। चलो आगे बात करेंगे राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। तो राजकुमारी अमृत कौर जो होती हैं वो क्या बनती है, इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर इनको बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, करेक्ट है। चलो आगे बात करेंगे आचार्य नरेंद्र देव, फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका
गलत हो जाएगा, है ना। आचार्य नरेंद्र देव क्या होते हैं आपके फाउंडिंग प्रेसिडेंट होते हैं, किसके आपके, तो नॉट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट होते हैं आपके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, है ना। किनके फाउंडिंग मेंबर होते हैं आपके ये, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म कब होती है आपकी, सो 1934 में क्या होगी आपकी ये पार्टी फॉर्म होती है, ठीक है ना। अब देखो बात करेंगे इनके हम लोग फाउंडिंग कुछ मेंबर की, तो कौन कौन होते हैं हमारे, तो फाउंडिंग मेंबर के बारे में बात करेंगे। एक हमारे हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, है ना, जय प्रकाश नारायण हो जाएंगे। इनके अलावा दूसरे कौन होते हैं हमारे, तो यही हो जाएंगे हमारे आचार्य नरेंद्र देव, है ना, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे हमारे, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे हमारे। इनके अलावा राम मनोहर लोहिया हो जाएंगे, है ना। और कौन होंगे आपके, तो राम मनोहर लोहिया, है ना, राम मनोहर लोहिया। इनके अलावा यूसुफ मेहर अली, है ना, यूसुफ मेहर अली हो जाएंगे आपके। ये कुछ क्या होते हैं आपके फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली, है ना, आचार्य नरेंद्र देव, चार लोग क्या होते हैं आपके फाउंडिंग मेंबर होते हैं। अच्छा, यूसुफ मेहर अली के बारे में एक बात और याद रखेंगे, इन्होंने क्या दिया था, एक स्लोगन दिया था, है ना। यूसुफ मेहर अली ने एक स्लोगन दिया था, और स्लोगन किस चीज का दिया था इन्होंने, साइमन गो बैक का, है ना, साइमन लिख लेते हैं ऊपर में, साइमन गो बैक का इन्होंने क्या दिया था, स्लोगन दिया था, जब इंडिया में क्या होती है आपकी साइमन कमीशन आती है। तो ठीक है, तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको भी आप क्या कर लेंगे, आंसर के साथ में याद रखेंगे। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया आपका, विच कॉन्फ्रेंस मार्क द जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट with the newly independent Asian and African nations। अब देखो जैसे ना अगर हम लोग बात करेंगे, जो कौन से आपके क्या होते हैं ना, कॉन्फ्रेंस होते हैं, ठीक है, कौन से आपके कॉन्फ्रेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंडियाज के एंगेजमेंट को जेनिथ क्या करते हैं आपके, मार्क करते हैं। जब हम लोग बात करेंगे न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन कंट्री की, है ना, जब हम लोग क्या बात करते हैं, बात करते हैं न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन कंट्री के बारे में। देखो होता क्या आपका ना, सिंपली समझना, तो ये जो आपका रिलेटेड है, तो आपका ये जो एशियन नेशन और अफ्रीकन नेशन, देखो ये जो आपका कहीं ना कहीं जो रिलेट करता है ना, ये आपका नाम से रिलेट है, ठीक है ना। किससे रिलेटेड आपका है, तो ये जो आपका रिलेटेड है, ये नाम से आपका क्या है, रिलेटेड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन अलाइड मूवमेंट, है ना। क्या होता है आपका, नॉन अलाइड मूवमेंट। अब इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे ये होता क्या है। देखो हुआ क्या है ना, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ आपका, कब, तो 15th ऑफ अगस्त, है ना, 15th ऑफ अगस्त 1947 में जब इंडिया क्या होता है आपका ना, इंडिपेंडेंस होता है, तो उस टाइम पे ना दो अलग अलग पावर्स थी। पहली पावर कौन सी थी, तो एक आपकी यूएसएसआर थी, है ना, एंड दूसरी जो पावर थी आपकी वो यूएसए की थी। अब ये दो, पूरी दुनिया इन दो पार्ट में बट गई थी, और इनके बीच आपसी में क्या चल रहा था इस टाइम पर, कोल्ड वॉर भी चल रहा था आपका, है ना, कोल्ड वॉर भी इनके बीच में चल रहा था। तब इंडिया जब आजाद हुआ, तो पॉइंट है कि ना किस ब्लॉक में जाए भैया, यूएसए के ब्लॉक में जाएंगे तो यूएसआर मारेगा, यूएसएसआर के ब्लॉक में जाएंगे तो यूएस मारेगा। तो इन्होंने बोला कि देखो हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूली इंडिपेंडेंट हमारी कंट्री है, चाहे वो एशियन का हो या फिर वो अफ्रीकन नेशन, तो हम लोग मिल करके क्या करते हैं, अपना अलग से क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ना हम लोग यूएसएसआर के साथ में जाएंगे और ना ही हम लोग यूएसए के साथ में जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, नाम बनाया, यानी कि नाम का मतलब क्या होता है आपका,
नॉन अलाइड मूवमेंट होता। अच्छा ये बना कब आपका, तो ये बनता है आपका सितंबर 1 1961 में। कहां पर बनाया जाता है आपका ये, तो बेलग्रेड सर्बिया में, है ना। कहां पर, तो बेलग्रेड में, बेलग्रेड सर्बिया में आपका क्या किया जाता है, ये बनाया जाता है। बेलग्रेड सर्बिया में क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। 1961 में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है ना। क्या होता है 1961 में, प्रिंसिपल जो होती है आपकी, तो बैंडोंग कॉन्फ्रेंस होता है आपका, है ना। कौन सा होता है आपका, तो बैंडोंग आपका क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। तो कॉन्फ्रेंस याद रखेंगे, तो बैंडोंग आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। अब देखो इनके अगर हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ लीडर्स की क्या करते हैं, अगर बात करते हैं, तो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट आपके होते हैं जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडिया के हमारे नेहरू जी होते हैं। इजिप्शियन जो प्रेसिडेंट होते हैं आपके, वो कौन हो जाएंगे आपके, तो गैमल अब्देल नासर। और घाना के जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो, ठीक है ना, तो घाना के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्वामे आपके प्रेसिडेंट होते हैं। ये चार लोग मिल करके क्या करते हैं, आपके नॉन अलाइड मूवमेंट को फॉर्म करते हैं। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज लेड टू द अटैक ऑन इजिप्ट इन 1956 बाय ब्रिटेन। अब देखो ब्रिटेन ने क्या किया था, तो 1956 में ब्रिटेन ने आपके इजिप्ट के ऊपर क्या किया था, हमला किया था। तो कौन से इशू के रिगार्डिंग, कौन से इशू को लेकर के उस पर अटैक किया गया था। क्या वो इशू आपका सुएज कैनल का इशू होगा, ठीक है, या फिर हम लोग बात करेंगे सुजो कैनल इशू है, या फिर पनामा कैनल इशू होगा, या फिर आपका ब्रगेस कैनल इशू होगा। तो कौन से इशू के कारण आपका हमला किया जाता है ना, इजिप्ट पर 1956 में। देखो तो जब बात करेंगे हम लोग ना कि ब्रिटेन क्या करता है आपका, इजिप्ट के ऊपर हमला करेगा 1956 में, तो जो इशू आपका आएगा वो सुएज कैनल आपका इशू होगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया आपका, बोडो इज अ कम्युनिटी इन स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखो बोडो क्या आपका एक कम्युनिटी है, तो बोडो जो आपकी एक ना कम्युनिटी है, तो कौन से स्टेट की क्या है आपका कम्युनिटी है। क्या वो आपकी अरुणाचल प्रदेश की है, असम की है, मणिपुर की है, या फिर आपकी ये मिजोरम की है। देखो जब बोडो कम्युनिटी के बारे में हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं, ठीक है। सो बोडो जो आपकी क्या है कम्युनिटी है, ये कौन से स्टेट की आपकी है। जब बोडो कम्युनिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो जो आपकी स्टेट आएगी वो स्टेट कौन सा आपका है, आसाम है, ठीक है ना। स्टेट कौन सा हो जाएगा, तो जो स्टेट आपका है वो क्या होगा, आपका आसाम हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। चलो आगे हम लोग बात करते थे कि लिंग्विस्टिक ग्रुप भी है और बोडो क्या आपका एक लैंग्वेज भी है। एंड बोडो के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, तो ये इंडिया का क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी है ये इंडिया का। और देखो अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंडिया के टोटल कितने ऑफिशियल लैंग्वेज आपके हैं, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब पॉइंट आएगा ना कि सर ये ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी होता क्या है। देखो जिस लैंग्वेज सरकारी काम जो होता है आपका, उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज आपका बोला जाता है। तो टोटल इंडिया में आपके 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि इसका जो करेक्ट हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, तो जो करेक्ट इसका आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका बोडो का। चलो आगे हम लोग देखो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है, इसमें देखो बोला गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन allows complete autonomy to different tribes to preserve their practice and customary law, ठीक है ना। अब देखो जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला गया ना कि कौन से क्या हो जाएंगे आपके,
ठीक है ना, कि कौन से आपका क्या होगा यहाँ पर तो मेंशन किया गया आपका कि कौन से आपके ना शेड्यूल्ड होंगे, ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं कस्टमरी राइट्स क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, कस्टमरी राइट्स क्या करेंगे प्रोवाइड करने की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। जब कस्टमरी राइट्स जब प्रोवाइड करने की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो शेड्यूल्ड आपका हो जाएगा जो ट्रैक्स वगैरह के लिए है, तो वो शेड्यूल्ड कौन सा हो जाएगा आपका, तो वो शेड्यूल्ड आपका है सिक्स्थ शेड्यूल्ड है ना। शेड्यूल्ड कौन सा हो जाएगा आपका, तो शेड्यूल्ड हो जाएगा आपका सिक्स्थ शेड्यूल्ड। और इस सिक्स्थ शेड्यूल्ड ही क्या करता है, तो बात करता है किसके बारे में, ठीक है ना। तो ये जो सिक्स्थ आपका शेड्यूल्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अलाउ करता है आपके, तो जो डिफरेंट हमारे क्या है ट्राइब्स हैं, तो जो भी आपके ना डिफरेंट ट्राइब्स हैं इनके कंप्लीट ऑटोनॉमी के बारे में क्या करता है बात करता है। इनके आपके क्या है ना जो प्रैक्टिसेस हैं या फिर इनका जो क्या होगा आपका जो कस्टमरी इनके लॉज हैं इनको प्रिजर्व करने की यहाँ पर क्या करते हैं बात करते हैं। एंड इसी के बेस पर ना जब आप बात करते हो तो इंडिया के अंदर ना जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करेंगे ना इंडिया की, सो इंडिया के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं इनको यहाँ पर क्या रखा गया है, इसी सिक्स्थ शेड्यूल्ड में क्या किया गया है मेंशन किया गया है ना। उनको यहाँ पर इसी सिक्स्थ शेड्यूल्ड के अंदर में क्या किया जा रहा है मेंशन किया गया है। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, चलो तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा इसमें वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो जब ना क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे इसमें देखो बोला जा रहा है आपसे न्यूक्लियर वेपन्स एज डिटरेंस और डिफेंस हैव लिमिटेड यूजेस अगेंस्ट कंटेम्परेरी सिक्योरिटी थ्रेट्स टू स्टेट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यानी कि देखो यहाँ पर जब इसके हम लोग क्या करते हैं ना आंसर के बारे में बात करेंगे। देखो न्यूक्लियर वेपन्स क्या है, तो अगर हम लोग बात करते हैं आपसे ना न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, तो न्यूक्लियर वेपन्स में देखो सिंपली आपका मेंशन है चीज, इसमें क्या है आपका देखिए ना डिटरेंस आपका और डिफेंस आपका है, जिसमें मेनली बात किसके बारे में की जाती है आपकी, तो लिमिटेड यूजेस अगेंस्ट होना चाहिए आपका कंटेम्परेरी सिक्योरिटी थ्रेट्स टू स्टेट है। क्योंकि जब इसे स्टेटमेंट को ना डिटेल में एक्सप्लेन करने की बात करेंगे, देखो सिंपली क्या आपका बोला गया है न्यूक्लियर वेपन्स हैव लिमिटेड यूजेस है ना। अगर आप क्या करते हो ना न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करते हो, देखो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कैसा है आपका, तो इनका यूज आपका ना लिमिटेड हो, वैसा है नहीं कि मान के चलो मेरे पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो मैं रोज क्या करूंगा कहीं ना कहीं बम गिराते रहूंगा। इनका यूज काफी क्या होता है आपका लिमिटेड वे में होता है, ठीक है ना। आर्म्स कंट्रोल मेथड, अच्छा क्यों होता है लिमिटेड यूजेज इनका, क्योंकि क्या है आपका आर्म्स कंट्रोल मेथड है कोऑपरेशन का, इस कारण से इसका यूजेस काफी लिमिटेड होता है। वन ऑफ द आर्म्स कंट्रोल्ड ट्रीटी वाज द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको ना एनपीटी बोलते हैं। कब हुआ था आपका, ये 1968 में हुआ था। टू रेगुलेट द एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि अगर आप ना एक आर्म्स कंट्रोल के बारे में बात करते हो तो जो एक आर्म कंट्रोल आपका क्या हुआ है आपका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रीटी नॉर्मली आपकी है कौन सी, तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ना, जिसको 1968 में है। ये मेनली क्या करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के एक्विजिशन को क्या करती है आपकी कंट्रोल करती है। चलो आगे बोलेंगे क्या है आपका इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, और जब बात करेंगे ना ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में तो देयर इज रिकॉग्निशन दैट कोऑपरेशन इन लिमिटिंग वायलेंस इज पॉसिबल है ना। अगर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे जो रिकॉग्निशन होता है आपका कोऑपरेशन का और लिमिटिंग होता है आपका, तो वायलेंस आपका क्या है पॉसिबल है। तो दिस लिमिट्स रिलेट बोथ टू द एंड्स एंड द मीन्स ऑफ वॉर। तो ये जो आपकी ना लिमिट्स है रिलेट करती है आपकी एंड एंड मीन्स ऑफ वॉर दोनों को, कॉन्टेम्पररी थ्रेट्स टू सिक्योरिटी है ना। और अगर हम लोग क्या करते हैं बात करते हैं कॉन्टेम्पररी थ्रेट्स की, जो कि कहां पर आपको देखने को मिलती है सिक्योरिटी में, इसमें मेनली क्या रिक्वायर आपका है, तो यहाँ पर आपकी रिक्वायर है कोऑपरेशन रेदर देन मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन है ना। तो कॉन्टेम्पररी थ्रेट्स
वो रोकना तभी पॉसिबल है जब हम लोग क्या करेंगे, कॉपरेशन करेंगे, ना कि मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन करेंगे। चलो नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें बोला जा रहा है आपका, शो विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएसए इन साउथ एशिया हैज इंक्रीज्ड आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, है ना। देखो कोल्ड वॉर का एंड कब होता है, 1991 में। तो थोड़ा सा इसको और समझिए। अगर देखो कोल्ड वॉर के ना बारे में जब बात करते हैं तो ये होता किसके बीच में है, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। कब से कब तक, तो 1945 से लेके 1991 तक। जीतता कौन है, यूएसए जीत जाता है, और यूएसएसआर क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है आपका 15 अलग अलग कंट्रीज में, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है आपसे शॉक थेरेपी के आफ्टर में, है ना। अब देखो इसी में बोला गया है कि आपको ना दो एग्जांपल्स बताने हैं कि इन यूएसए का जो इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है वो साउथ एशिया में ना बढ़ चुका था। यूएसए का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपका साउथ एशिया में बढ़ा है आफ्टर कब, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ है। सो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद में यूएसए का आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्वॉल्वमेंट साउथ एशिया में बढ़ा था। इसमें आपको दो एग्जांपल बताने हैं। देखो पहला एग्जांपल क्या देखेंगे, तो पहले जब ना एग्जांपल के बारे में आप बात करोगे, इसमें देखो मेंशन है द यूनाइटेड स्टेट्स has had good relations with both India and Pakistan since the end of the Cold War and increasingly works as a moderator in India-Pakistan relation, है ना। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हो जाएगा। चलो देखो बोला जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स का क्या होता है, आपका अच्छा रिलेशन होता है, चाहे आप इंडिया के बारे में बात करो या फिर उसके रिलेशन की पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं ना। कोल्ड वॉर के एंड पे इसका रिलेशन दोनों से काफी अच्छा होता है एंड ये बड़ी तेजी से क्या करता है, आपका एक मॉडरेटर की तरह काम करता है इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन में। दूसरा देखो पॉइंट क्या है, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड liberal economic policies in both countries have greatly increased the depth of America participation in the region। एंड जो आपको ना इकोनॉमिक क्या होते हैं, रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, है या फिर आप लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करोगे, इधर आप इंडिया के अंदर बात करते हो या फिर आप पाकिस्तान में, तो ग्रेटली क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ है इसका डेप्थ, है ना। अमेरिका का मींस अमेरिका का पार्टिसिपेशन इन रीजन में काफी बड़ा है। चलो आगे बोला गया आपका द लार्ज साउथ एशियन डिस्पोरस इन द यूएस एंड द ह्यूज साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड मार्केट्स ऑफ द रीजन आल्सो गिव अमेरिका एंड, है ना, अमेरिका एन एडेड स्टेक इन द फ्यूचर ऑफ रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस। अब देखो जो लार्ज आपका साउथ एशियन आपका क्या है, आपका ना डायस्पोरस है यूएस के अंदर में, और जो ह्यूज साइज आपका पॉपुलेशन है, साथ ही मार्केट यहाँ का काफी बड़ा है इस रीजन का। अमेरिका को क्या करता है, एक एडेड स्टेक लेता है फ्यूचर में, ताकि इस रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस यहाँ पर वो मेंटेन करके आपका ना रख सके। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका होगा क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक मिनट, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। देखेंगे 15 में ना क्वेश्चन क्या बोला गया है। देखो क्वेश्चन 15 में आपका बोला गया है, इट इज नाउ एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड व्यू दैट कंट्रीज, है ना, शुड ओनली गो टू वॉर फॉर द राइट रीजंस। ठीक है ना। अब यहां पर समझते हैं पॉइंट क्या है। देखो पॉइंट बोला जा रहा है आपका कि एक ना मिलनी क्या हो चुका है आपका, तो इट इज नाउ एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो मतलब अब ये क्या हो चुका है, आपका यूनिवर्सली आपका एक्सेप्टेड हो चुका है। ठीक है ना। अब ये पॉइंट क्या बोला गया आपका, तो अब ये चीज कंप्लीटली क्या हो चुका है, आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो चुका है कि जो कंट्रीज को क्या जाना चाहिए, वॉर में तभी जाना चाहिए जब एक राइट रीजन हो, यानी कि बिना मतलब के ना वॉर पर क्या करना है, निकलना
लेंगे, जैसे पहले के टाइम पर लोग क्या किया करते थे, वॉर पर निकल जाया करते थे। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो आपको इसको एक एग्जांपल के साथ में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, करते हैं। देखो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर देखो हम लोग यहाँ पर मेंशन जो करेंगे अपने, उसमें देखो बोला जा रहा है आपका पहला है इट शुड प्राइमरली बी फॉर सेल्फ डिफेंस। देखो जब बात आती है ना वॉर की, तो जब तक आपके खुद के सेल्फ डिफेंस की बात नहीं आ जाए, जब तक आपके खुद के सेल्फ डिफेंस की बात नहीं आ जाए, या फिर किसी दूसरे पीपल को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं आ जाए जेनोसाइड से, जिसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, नरसंहार बोलते हैं। जेनोसाइड मतलब नरसंहार बोलते, मतलब जब लार्ज एक मास लेवल पर जब लोगों को आपका ना मारा जाता है, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। तो पहला पॉइंट क्या बोला गया आपका, इट शुड प्राइमरली बी फॉर, तो वॉर तभी आपको करना चाहिए जब बात आ जाए आपके सेल्फ डिफेंस की, या फिर जब लोगों को जेनोसाइड से बचाना हो। जैसे एग्जांपल देखो बोला गया है द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन दारफुर सूडान, तो दारफुर सूडान में ना वर्स्ट आपको ह्यूमैनिटेरियन आपको देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे सेकंड पॉइंट में, इसमें क्या बोला है आपका, वॉर मस्ट ऑल्सो बी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ द मीन्स दैट आर यूज्ड, है ना। मतलब देखो बोला जा रहा है यहाँ पर ना कि जो वॉर आपका होता है ना, वो मस्ट कैसा होना चाहिए, तो वॉर आपका एकदम से कैसा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए आपका, है ना। वॉर आपका एकदम से लिमिटेड होना चाहिए, है ना। जब बात करते हैं मीन्स में जिसको यूज किया जाता है, अवॉइड किलिंग और हंटिंग नॉन कॉम्बेटेंट्स, मतलब जो लड़ाई करने वाले लोग नहीं होते तो वॉर उनको मारा नहीं जाना चाहिए। एज वेल एज अनआर्म्ड एंड सरेंडरिंग, इसके अलावा जो अनआर्म्ड होते हैं और जो सरेंडरिंग पीपल होते हैं या फिर जो कॉम्बेटेंट्स होते हैं उनको भी नहीं मारना चाहिए। तीसरा देखो बोला गया दे शुड नॉट बी एक्सेसिवली वायलेंट, और ना तो बहुत ज्यादा कैसा होना चाहिए, लोगों को वायलेंट होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट हमारा है फोर्स must in any case be used only after all the alternatives have failed, और वॉर में आपको देखो तभी जाना चाहिए जब अल्टीमेटली आपके पास क्या होते हैं ना, कोई और दूसरे रीजंस नहीं बचते, यानी कि जब वॉर आप तभी करो जब वॉर के अलावा आपके पास कोई दूसरे ऑप्शन बिल्कुल भी न बचे हो, तभी केस में हमें क्या करना चाहिए, वॉर करना चाहिए। वरना उससे पहले आपको ना हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि वॉर को अगर रोका जा सकता है तो वॉर को रोकना चाहिए। चलो आगे तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 16 में। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका मेंशन किया गया है डिड द प्रिविलेंस ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया अफेक्ट द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर देखो हम लोग बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के नेचर की, तो जैसे आपको पता है इंडिया में क्या होता था, जब इंडिपेंडेंस के बाद आपको इंडिया में ना वन पार्टी क्या होता है, डोमिनेंस देखने को मिलता है, जो कि आपका 1952 से आपका 1962 तक चलता है। एंड मेनली वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी क्या करती है, आपकी रूल कर रही होती है। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया का जो डेमोक्रेटिक नेचर है इंडियन पॉलिटिक्स का, क्या वो अफेक्ट हुआ या नहीं हुआ है, इसी को क्या करना है, आपको अपने ओपिनियन में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्या बोला है, द कांग्रेस अकोमोडेटेड डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट, है ना। पहला देखो पॉइंट क्या बोला गया है, कांग्रेस ने क्या किया, आपका डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट को क्या किया है, अकोमोडेट किया है। चाहे रिलीजन्स की बात करेंगे, बिलीफ्स एंड एस्पिरेशंस, है ना, टू स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, और इन सभी ने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ किया है। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रेनबो। अब देखो इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हो चुका था, कांग्रेस एक पूरी तरह से ना एक रेनबो की तरह क्या हो चुकी थी, आपके ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जिसके अंदर क्या हो चुके थे, जितने भी आपके सोशल कोलिजन ब्रॉडली रिप्रेजेंट करे थे इंडिया के डाइवर्सिटी को, इन टर्म्स ऑफ आप क्लासेस की बात कर लो, आप कास्टेस की बात कर लो, है ना, आप रिलीजन की बात कर लो, या फिर आप लैंग्वेज की बात कर लो, एंड वेरियस इंटरेस्ट, इसके अलावा और जो दूसरे आपके इंटरेस्ट हैं, तो सभी यहाँ पर क्या होते हैं, इस पॉइंट से रिलेट होते हैं।
चलो आगे हम लोग बात करते हैं थर्ड में। देखो थर्ड पॉइंट क्या है आपका। सो थर्ड पॉइंट में देखो बोला जा रहा है इट इज अकोमोडेटेड द रेवोल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट कंजर्वेटिव एंड रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट एंड द राइट लेफ्ट एंड ऑल सेट्स ऑफ द सेंटर। है ना। देखो ये मिलनी क्या करती है, कांग्रेस पार्टी आपकी एकोमोडेट करती है। चाहे आप बात करोगे रेवोल्यूशनरी की, है ना, रेवोल्यूशनरी के अलावा हम लोग बात करेंगे अगर पैसिफिस्ट की, या फिर आप बात करते हो कंजर्वेटिव्स की, रेडिकल की, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, राइट, लेफ्ट, ऑल सेट्स ऑफ द सेंटर को। द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द नेशनल movement led by Congress enabled it to attract different sections, groups and interest, making it a broad-based social and ideological coalition। तो कुछ क्या है आपके पॉइंट्स जो कि कांग्रेस से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, मतलब ये सभी को साथ मिला करके क्या करती है, चलती है। चलो इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो डिस्पाइट डिफरेंस रिगार्डिंग द मेथड्स, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, the party managed to contain, if not resolve the difference and build census, thereby strengthen the democracy nature of Indian politics। तो कुछ मिलनी आपके पॉइंट जो कि आपके ना आपके ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं कि देखो भले वन पार्टी ही जीत रही थी आपकी, लेकिन एक पार्टी के जीतने के बाद भी कहीं ना कहीं आपने क्या देखने को मिलता है कि सबको साथ लेकर के चल रही थी। भले देखो अगर आप बात करोगे ना इन टर्म्स ऑफ इंडिया में, तो नो डाउट इंडिया एक बहुत बड़ी आपकी कंट्री है, तो जाहिर सी बात है ना डिफरेंसेस होंगे, होने पॉसिबिलिटी काफी इसके हाइयर है ना। डिफरेंसेस होंगे लोगों में, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं बिल्कुल है कि आप एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक नेचर इंडियन पॉलिटिक्स का इससे बिल्कुल अफेक्ट हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 17 में। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है। देखो जब बात करेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 17 की, इसमें देखो बोला जा रहा है हमारा एक्सप्लेन एनी टू रीजंस व्हिच लेड टू अ मल्टी पार्टी अलायंस सिस्टम इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1989। देखो यहाँ पर आपसे ना क्वेश्चन पूछा गया है मेनली कोलिजन गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती थी, इसके बारे में आपसे ना पूछा जा रहा है। तो जब देखो बात करेंगे हम लोग कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना है ना, कोई दो क्या करने हैं आपको रीजन देने हैं। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, कोई सा भी दो रीजन हमें देना है। आखिर वो दो रीजन कौन से हैं जिस कारण से ना 1989 तक आपको इंडियन पॉलिटिक्स में क्या देखने को मिलता है, मल्टी पार्टी अलायंस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसके क्या रीजंस रहे होंगे, इसी के बारे में हमसे यहाँ पर क्या किया गया है, पूछा गया है। देखो रीजंस बहुत सारे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है ना, कोई भी दो रीजन देना है। देखो पहले अगर हम लोग ना रीजन के बारे में बात करें तो क्या है आपका, इन 1967 इलेक्शंस द अपोजिशन पार्टीज रियलाइज्ड दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोटर्स केप्ट द कांग्रेस इन पावर। देखो 1967 का इलेक्शन आता है, तो 1967 का जो इलेक्शन होगा ना, उस इलेक्शन में जो अपोजिशन पार्टी होती उनको इस बात का ना एहसास हो जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपस में बटे हुए हैं, तो हमारा वोट से मिलने फायदा किसको होता है, तो हमारे वोट से ना फायदा हो जाता है कांग्रेस को। दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटी कांग्रेस फ्रंट्स, और इसीलिए क्या बनता है, तो एंटी कांग्रेस फ्रंट आपका बनाया जाता है जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट में काम करते हैं। एंड राइज ऑफ, और यहीं से आपको देखने को मिलता है कि जो नॉन कांग्रेसिज्म है इसका राइज होता है आपके इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। दिस ब्रॉट द अपोजिशन टुगेदर, इससे हमें एक देखने को मिलता है ना कि जो अपोजिशन लोग हैं, जैसे पहले चार मान के चलो अपोजिशन है, सपोज दैट मान के चलो ए आपकी रूलिंग पार्टी है, बी सी डी ये सब अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं, और जब क्योंकि तीनों आपस में है तो इनकम ये तीनों अलग अलग सब लड़ रहे हैं, तो इन तीनों भी जब आपस अलग अलग लड़ रहे हैं इसका फायदा ए को मिलता है। अब इन तीनों को पता चल गया, तीनों आपस में मिलकर के, तीनों साथ में मिलकर के क्या करेंगे, ए के खिलाफ लड़ेंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है आपको, तो नॉन कांग्रेसियन का राइज होता है आपके इंडियन पॉलिटिक्स में।
और इससे आपकी जो अपोजिशन होती है इकट्ठे एक साथ में आती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट कोलिजन गवर्नमेंट वेयर फॉर्म्ड इन 8 स्टेट्स। एंड इसी कारण से आपको क्या देखने को मिलता है कि जो 8 अलग अलग स्टेट्स हैं वहां पर आपको कोलिजन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे इसके अंदर इंक्लूडेड की बात करें तो पंजाब आपका इंक्लूड है इसके अंदर। कुछ जैसे मेजर स्टेट्स की बात करोगे तो पंजाब हो जाएगा आपका, हरियाणा है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, और भी आपके दूसरे स्टेट्स हो जाएंगे। तो एक पहला रीजन हम लोग बात करेंगे। दूसरा देखो रीजन क्या है, इन द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा इन 1971। देखो 1971 में जब क्या होता है आपका लोकसभा का इलेक्शन आएगा तो स्टेट असेंबली इलेक्शन इन 1972, और 1972 में स्टेट इलेक्शन आता है आपका, स्टेट असेंबली इलेक्शन आता है। कांग्रेस अचीव्ड विक्ट्रीज, यहां पर कांग्रेस क्या करती है, जीत जाती है। बट द कांग्रेस अंडर इंदिरा गांधी did not have the capacity to absorb all tensions and conflicts that the Congress system was known for। अब देखो लोकसभा तो जीत ही गए, लोकसभा के अलावा जब बात हम लोग करते हैं, देखो लोकसभा भी जीत गए आपके, एंड लोकसभा के अलावा आपके क्या करते हैं, ये स्टेट असेंबली को भी क्या करते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शन को भी जीतते हैं। लेकिन देखो जो कांग्रेस पार्टी आपकी ना जानी जाती थी किस चीज के लिए, जो भी टेंशन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको खत्म करने के लिए। तो अब कांग्रेस की क्या थी, वो कैपेसिटी नहीं रही थी, जिस कारण से वो क्या करते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट को बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो कुछ और अगर हम लोग ना पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। देखो जैसा क्या होता है आपका ना कि डिक्लेरेशन आता है आपका 1975 में। देखो 1975 में इंदिरा गांधी क्या करती है, आपकी कोलिजन लेकर के आती है, मतलब इमरजेंसी लेकर के आती है। और इस इमरजेंसी में जैसे हम थर्ड पॉइंट में मैं आपको बात बताऊं, देखो 1975 में क्या होता है, तो हमारे कंट्री में इमरजेंसी लगता है। इमरजेंसी देखो कहने का मतलब क्या होता है, आपके जो फंडामेंटल राइट है वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, आपके सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब आपके सारे अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, वो आपसे छीन लिए जाते हैं। अब इसी में क्या होता है ना, इसी का फायदा मिलता है 1977 में। इसी का फायदा मिलता है किसको, 1977 में जनता पार्टी को, है ना। इसी का फायदा उठाती है हमारी जनता पार्टी 1977 में, है ना, कब, जनता पार्टी। और 1977 में क्या होती है, आपकी जनता पार्टी की सरकार बनती है। इसमें लीडर कौन कौन होते हैं, मेनली आपके, तो एक तो जगजीवन राम होते हैं, है ना, जगजीवन राम होते हैं। दूसरी हम लोग बात करेंगे तो वो होते हैं हमारे मोरारजी देसाई, है ना। और जो तीसरे इंपॉर्टेंट इसमें हमें बात करेंगे वो होते हैं हमारे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। अब देखो जो जगजीवन राम होते हैं ना, तो ये हमारे कहां पे, तो पहले कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। लेकिन 1977 में जनता पार्टी की क्या बनती है, सरकार बनती है। हालांकि इनकी सरकार भी क्या करती है, बहुत लंबी चल नहीं पाती आपकी, है ना। 1980 में इलेक्शंस होते हैं, 1980 में जब इलेक्शन आता है आपका तो फिर से आपकी कांग्रेस पार्टी क्या होती है, जीत जाती है। 1980 में फिर से क्या आता है, आपका लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो फिर से इंदिरा गांधी की यहाँ पर क्या आती है, सरकार आ जाती है ना। फिर से आपको देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है। अब देखो जब पॉइंट बात करेंगे ना, तो ये जो सरकार बनी आपकी 1977 में, ये भी जो जनता पार्टी की सरकार बनती है ना, ये भी कैसी सरकार बनती है आपकी, तो कोलिजन की सरकार होती है ना, कोलिजन गवर्नमेंट आपकी ये भी होती है। अब इसे देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे जगजीवन राम की, मोरारजी देसाई की या फिर चौधरी चरण सिंह की, इन तीनों को प्रधानमंत्री बनना था, है ना। ये तीनों चाहते थे कि मैं क्या बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं वो मोरारजी देसाई बनाए जाते हैं। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच आपस में चलते रहे, जिस कारण से पार्टी उतनी अच्छे काम नहीं कर पाती है। एंड फाइनली जब 1980 में इलेक्शन होगा तो फिर से क्या होती है, आपकी इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस की फिर से सरकार आती है। बट
अनफॉर्चुनेटली क्या होता है 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। एंड जब 1984 में फिर से क्या होती है, जब राजीव गांधी आएंगे, है ना, 1984 में फिर से क्या होते हैं, राजीव गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के ही होते हैं, फिर से क्या करती हो, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार क्या करती है, कंट्री में रूल करना क्या करेगी, आपकी स्टार्ट करेगी। लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है कि 1989 में ही फिर से क्या होता है, राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। 1989 के बाद फिर से आपको एक बार देखने को मिलेगा कि इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, देखो जब बात करेंगे 1989 में, जब 1989 का इलेक्शन होता है आपका ना, तो उस टाइम पर कांग्रेस क्या थी, आपकी लार्जेस्ट पार्टी आपकी बनकर के आई थी, और वो अपोजिशन में क्या थी आपकी, है ना, अपोजिशन में आपकी क्या थी, आपकी कांग्रेस पार्टी सबसे लार्जेस्ट क्या होती है उस टाइम पर पार्टी होती है। लेकिन वो कहां पर थी, आपके अपोजिशन में थी। ठीक है ना, 1989 में जब हम लोग बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी क्या होती है, आपकी लार्जेस्ट पार्टी होती है, लेकिन वो अपोजिशन में होती है। तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट होते हैं जिनका अलायंस होता है आपके जनता दल के साथ में, एंड कुछ आपकी जो रीजनल पार्टीज होती हैं, तो रीजनल पार्टीज यहाँ पर क्या करती हैं, आपकी मिल करके क्या करती हैं, इलेक्शंस वगैरह में जीतती हैं, सरकार का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे अभी आज के टाइम पर आप बात करोगे ना, जो एनडीए आपका है, जो बीजेपी यानी उसकी जो अलायंस पार्टी की क्या है, कोलिशन जो सरकार उनकी बनती है, उनको एनडीए बोलते हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो देखो बीजेपी तो नो डाउट सबसे लार्जेस्ट पार्टी है इस अलायंस के अंदर, लेकिन क्या अकेले बीजेपी ने सरकार को बनाया है, तो नहीं। बीजेपी के अलावा उनकी जो अलायंस पार्टी है वो सभी मिलकर के सरकार को बनाते हैं। तो 1989 के बाद से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बात करो या फिर आप स्टेट असेंबली में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात करो, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है वो कैसा आपको देखने को मिलता है, तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। कैसी गवर्नमेंट बनेगी आपकी, तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। चलो आगे देखो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्या है आपका। देखो जब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें देखो क्वेश्चन बोला गया आपका, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। अब देखो जब क्वेश्चन नंबर ना 18 में हम लोग बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया आपका लिस्ट 2 मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड गिव रीजंस फॉर द मॉडल अडॉप्टेड बाय इंडिया। ठीक है ना, तो आपको 2 मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या करने हैं, बताने हैं। तो 2 मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट आपके कौन से रहेंगे, इसको आपको क्या करना है, बताना है। एंड इंडिया ने क्या किया, मॉडल को क्यों अडॉप्ट किया, उसका भी हमें क्या करना है, रीजन देना है। चलो तो बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग अगर आंसर की, देखो आंसर में क्या आएगा आपका, तो सबसे पहले हम लोग आंसर में इसमें लिखेंगे चलो आंसर देखो हम लोग बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन पहले फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन बोला गया आपका लिस्ट 2 मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड गिव रीजंस फॉर द मॉडल अडॉप्टेड बाय इंडिया। देखो सबसे पहले तो आपको 2 मॉडल के बारे में क्या करना है, बताना है, एंड इंडिया उनमें से कौन सा मॉडल अपनाता है इसके बारे में बताने हैं। देखो तो सबसे पहले बात करेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, तो जब हम लोग क्या करते हैं इंडिपेंडेंस के ईव की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंस के ईव में आपको देखने को मिलता है इंडिया हैड बिफोर इट 2 मॉडल्स 2 मॉडर्न डेवलपमेंट। तो 2 मॉडर्न डेवलपमेंट थे। पहला क्या था आपका, द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल एज इन मच ऑफ यूरोप। तो जैसे ना पहला था आपका लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल था आपका, जो कि यूरोप के ज्यादातर जगहों पर आपको देखने को मिलता है, एंड द यूएस एंड द सोशलिस्ट मॉडल। और जो दूसरा मॉडल था आपका यूएस एंड सोशलिस्ट आपका मॉडल था, जो कि कहां पर आपको देखने को मिलता है, यूएसएसआर में। देयर वेयर मैनी इन इंडिया देन हु वर डीपली इंप्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो इंडिया में उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे, इवन खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी क्या था, आपको सोवियत का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था उससे काफी ज्यादा क्या थे, वो इंप्रेस्ड थे। दिस इंक्लूडेड not just by the leaders of the Communist Party of India
but also those of the Socialist Party and leaders like Nehru with the Congress। तो ये जो सोवियत का आपका मॉडल है ना सिर्फ आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को पसंद था, बल्कि क्या था आपका ये सोशलिस्ट पार्टी और उनके जो सोशलिस्ट पार्टी उनको भी पसंद था, और जो आपके लीडर्स कांग्रेस जो खुद आपके जो कांग्रेस के लीडर आपके नेहरू जी थे जो कि पीएम भी थे हमारे, उनको भी क्या था सोवियत का मॉडल काफी पसंद था। There were very few supporters of American style capitalist development, और बहुत कम ऐसे लोग थे उस टाइम पर जो कि अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। The nationalist leaders were clear that the economic concerns of the government of free India would have to be different from the narrowly defined commercial function of the colonial government। अब देखो जब मैं बात करेंगे नेशनलिस्ट लीडर्स की तो बड़े क्लियर थे कि जो इकोनॉमिक कंसर्न होगा हमारी गवर्नमेंट का जो कि फ्री इंडिया का है उसको लोग डिफरेंट करेंगे, नैरोली जो डिफाइंड आपकी थी कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसको हम बिल्कुल क्या करेंगे, उससे अलग बनाएंगे। इट वाज क्लियर मोreover that the task of poverty alleviation and social and economic redistribution was being seen primarily as the responsibility of the government। अब देखो पहले ये तो क्लियर था, लेकिन इससे ज्यादा क्या था आपका तो जो आपका टास्क था गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, मतलब गरीबी को खत्म करने का है ना, या फिर जो सोशल और इकोनॉमिक आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन था उसको सबसे पहले प्राइमरी काम माना गया एंड सरकार की इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानी गई। देयर वर डिबेट्स अमंग देम, और इनके बीच में आपसी में क्या होता है, बहुत सारे डिबेट्स भी होते हैं। फॉर सम इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम टू बी प्रीफर्ड फॉर। अब देखो कुछ को लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा आपका एक अच्छा तरीका हो सकता है। फॉर अदर्स द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन पार्टिकुलर एलिवेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी वाज द प्रायोरिटी। देखो किसको लगता है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ला देते हैं तो चीजें बेहतर होंगी, किन्हीं का मानना है कि एग्रीकल्चर पे फोकस करो और उससे रिलेटेड जो ग्रामीण एरिया में जो गरीबी है उसको खत्म करना हमारा मेन काम होना चाहिए। एंड इस कारण से क्या होता है, इंडिया अडॉप्टेड नीदर कैपिटलिस्ट मॉडल नॉर सोशलिस्ट मॉडल। इसी के बाद इंडिया ने क्या किया, तो इंडिया ने बोला कि भैया देखो मैं क्या करने वाला हूं, सो मैं ना तो क्या करूंगा आपके सोशलिस्ट मॉडल को अपनाऊंगा और ना ही मैं आपके कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाऊंगा, है ना। इंडिया क्या बोलता है, सो जो इंडिया है वो बोलता है कि चलो आपका ना बहुत हो गया, आपने हमें क्या दिया, आपने हमें दो ऑप्शन दिए। कौन कौन से दो ऑप्शन दिए, तो पहला जो आपने ना हमें ऑप्शन दिया है वो किसका दिया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, है ना। पहला जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, है ना। और दूसरा जो चॉइस हमारे पास है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। तो इंडिया ने बोला कि ना तो हम क्या करेंगे सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाएंगे, ना ही हम लोग आपके जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसको अपनाएंगे। हम भैया क्या करेंगे ना कि आपका जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है और आपका जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और आपका जो सोशलिस्ट इकोनॉमी, हम इन दोनों को मिला करके अडॉप्ट करेंगे और हम जो इकोनॉमी अपनी बनाएंगे वो इकोनॉमी हमारी होगी मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। मींस जहां पर देखो अगर हमें लगता है कि हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनी रखनी है, उन चीजों में हम वैसा काम करेंगे। जहां पर हमें लगता है कि हमें सोशलिस्ट होनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी है, जो मार्केट है, उस पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, तो वहां पर वो कंट्रोल करेंगे। जहां पर हमें लगता है कि मार्केट में फ्रीडम देनी चाहिए तो हम लोग वहां पर फ्रीडम दे देंगे। तो हम जो अपनाएंगे वो कैसी इकोनॉमी अपनाएंगे, तो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाएंगे। और इंडिया देखो क्या करता है, तो इंडिया क्या करता है, आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी को ही क्या करता है, इंडिया अडॉप्ट करता है। तो इंडिया क्या करता है हमारा, तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या करेगा, इंडिया आपका अडॉप्ट करता है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं फर्दर। देखो तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है,
कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के सॉल्यूशंस काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सैंपल पेपर के जो बाकी आपके जो सेक्शंस हैं सी डी एंड ई, उन सभी सेक्शंस को हम लोग अपने अलग अलग क्लास में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो आज की क्लास यहीं पर हम अपने एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।